हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जीन पियाजे, लेब वाइगोट्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर और समावेशी शिक्षा, अधिगम विकार, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थेमिया सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग आराम से बने रहें क्लास में। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है, किस प्रकार से सीखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, तो उसमें जो पहली वाली अवस्था है जिसकी जो अवधि होती है, जो समय होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक वो चलती है, तो इस अवस्था का नाम है इंद्रियगामक अवस्था। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं इस अवस्था में किसके द्वारा सीखते हैं, इंद्रियों के माध्यम के द्वारा सीखते हैं। हाथ है, पैर है, जिसमें चलना है, ये सब आ जाता है। तो पहले का हमारा चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है। देखिए, वस्तु स्थायित्व होता क्या है, वस्तु बच्चे के सामने रखी हुई है और जैसे वस्तु हटा ली जाती है बच्चे के दिमाग से, वस्तु की जो छवि है वो गायब हो जाती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है लगभग 2 वर्ष का जब बच्चा होता है, तब अगर आपने उसके सामने जैसे जो कोई अगर वस्तु रखी हुई है, चीज़ रखी हुई है, अगर इसको आपने हटा भी लिया तब भी उसकी जो इमेज है वो बच्चे के माइंड में रह जाती है। इसे ही हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो जन्म से लगभग 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष किस में आ जाएगा, ये हमारी जीन पियाजे की पहली अवस्था में आ जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा संवेदी प्रेरक चरण। देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, जिनमें सबसे पहली अवस्था जो है संवेदी चरण, जिसको हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसकी जो एज होती है जन्म से 2 वर्ष। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी एज होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष। और जो चौथी वाली अवस्था होती है इसकी एज होती है 11 वर्ष से 18 या 15 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। जीन पियाजे थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं, बच्चों का जो मानसिक विकास है वो खोज करके अधिगम को सीखते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, क्रियाओं के माध्यम से बच्चे जो हैं सीखते हैं, ना कि किसी के ज्ञान को सीधे रिसीव करके, सुनकर या दूसरे के द्वारा दिए गए ज्ञान से। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। मतलब बच्चे जब नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी में ऐड कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यवस्थापन, खोज, आत्मीकरण, निर्माण। तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, जिसको कहते हैं आत्मीकरण। जैसे आपके माइंड में एक डॉग है, डॉग की जानकारी भरी पड़ी है, ठीक है, जो कि स्ट्रीट डॉग है, हमारा देसी कुत्ता है। अगर आपने कोई मान लीजिए इम्पोर्टेड अगर किसी डॉग को देखा जो विदेश से आया हुआ अलग प्रकार का कुत्ता है, ठीक है, अधिक मोटा तगड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तब आपने अपनी जानकारी में, अपने स्कीमा में ऐड कर लिया कि अच्छा इस प्रकार के भी जो है कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं। तो उस नई जानकारी को ऐड करने को ही हम क्या कहते हैं, आत्मीकरण कहते हैं, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत मतलब बच्चे अपने आप से स्वयं से कर करके सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते किसके माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। ए किसने दिया है, तो ए भी हमारा जीन पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलबर्ग के अनुसार
सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं। बच्चे क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में कैसे चिंतन करते हैं। अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, अलग अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त दिए गए निर्देशों के अनुसार। तब देखिए अलग अलग उम्र का बच्चा होता है, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग एज में जो है रिप्लाई करता है, तो इसलिए हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। जो कोहलबर्ग थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने स्तर दिए हैं 3, और जो चरण हैं जिनको हम स्टेज कहते हैं, स्टेज इन्होंने 6 दी हैं। इन्होंने कौन कौन से स्तर दिए हैं देखिए, प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल परंपरागत स्तर, और पोस्ट कन्वेंशनल स्तर जिसको हम कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये 3 स्तर हैं, तो आपको याद रखने हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तब इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। ये बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और उन पर प्रयोग करते थे, तभी उनसे नैतिक क्वेश्चन पूछते थे जिससे बच्चे उनका रिप्लाई करते थे। ये बच्चों को कहानियाँ जो सुनाते थे उनमें एक कहानी सबसे ज़्यादा फेमस हुई जिसमें है हिंज व क्लारा की कहानी। एक बार हिंज की पत्नी का नाम पूछा गया था, तो हिंज की पत्नी का नाम जो था वो था क्लारा, तो 7वें का हमारा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है। तो अभी जैसा कि अभी हमने जाना है कि इन्होंने 3 चरण दिए थे। कितने चरण दिए थे, चरण दिए थे 3, 2 चरणों की तो कोई बात नहीं कही गई है, 8 चरण भी नहीं थे। देखिए जो इंग्लिश में होता है लेवल है 3, तो लेवल की हिंदी कभी स्तर कर देते हैं, कभी चरण कर देते, तो इस चीज़ को देखकर आप कंफ्यूज मत होना। तो ये हैं 3 हैं, और जो अवस्थाएं जब लिख कर आएगा तो अवस्थाएं हमको 6 लगानी हैं। अवस्थाएं कितनी लगानी, अवस्थाएं 6 लगानी, चाहे स्तर का या चरण का, वो 3 ही हैं। निर्माण और खोज का आधारित का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं क्रियाओं के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, अन्य प्रकार से। तो जहाँ पर भी ज्ञान के निर्माण की बात आ जाएगी, रचनावाद की बात आ जाएगी, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आ जाएगी, तो उसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, जीन पियाजे। पियाजे कौन थे, सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे। जो पियाजे थे, पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता। मतलब ये स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जो रचनावाद के पिता कहे जाते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से कम से कम हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये स्विस थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, ये पहली वाली अवस्था है जिसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। तो इसकी एज हमको बतानी है, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 27 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो देखिए जो पहली वाली अवस्था है, जो इसकी जो अवस्था की एज है वो है हमारी जन्म से लेके 2 वर्ष, जिसको 0 से हम 2 भी लिखते हैं। इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं उनको हम SPCF इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में कहते हैं सेंसरी को इंद्रियगामक अवस्था, P फॉर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, C फॉर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, F फॉर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरम उत्कर्ष पर होता है? बच्चों में भाषा का जो विकास होता है किस अवस्था में होता है? ये चारों जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो भाषा का विकास होता है, जो सेंसिटिव पीरियड कहलाता है, संवेदनशील भाषा का काल कहलाता है, वो होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना? देखिए, जब बच्चा अंतःक्रियाओं के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से समाज में अन्य लोगों के साथ बातचीत करके सीखता है, तो इसको दिया है लेव वाइगोट्स्की जी ने। इसीलिए वाइगोट्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जहाँ पर भी अंतःक्रिया शब्द आ जाए उसका आंसर 100% लगा देना, लेव वाइगोट्स्की, वही हमारा सही होगा। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह मतलब ग्रुप में एक दूसरे से जो सीखते हैं, जैसे जो बच्चे हैं ग्रुप में एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक बच्चा दूसरे से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा तीसरे से पूछता है, इसको कहते हैं हम साथी समूह, कोऑपरेटिव लर्निंग। सक्रिय सदस्य कब होते हैं, किस वाली अवस्था में होते हैं? तो पहली बात तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है लेव वाइगोट्स्की जी ने। और किस अवस्था में बच्चे हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। साथ ही सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? तब इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था। तो ये बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इसका आंसर किशोरावस्था मत लगाना, किशोरावस्था में बाद में बनते जाके पहले बनते हैं बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, लेव वाइगोट्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने की बात की है कि जो बच्चे हैं वो बात करके अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोट्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? लेव वाइगोट्स्की के अनुसार परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। बालक के विकास में जो सीखने में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो होता है समाज का, क्योंकि इन्होंने समाज के द्वारा सीखने की बात कही है। और लेव वाइगोट्स्की की जो ट्रिक है वो आपको ये याद रखनी है, SCL, जहाँ पर S फॉर सोसाइटी मतलब समाज, जहाँ पर समाज द्वारा, C फॉर कल्चर मतलब संस्कृति, जहाँ पर संस्कृति के द्वारा, L फॉर लैंग्वेज, जहाँ पर भाषा के द्वारा सीखने की बात कही जाएगी। उसका आंसर क्या होगा? वो होगा लेव वाइगोट्स्की। तो 16 का तीसरा हमारा सही है। केवल आपको इन्हीं चीज़ों को ढूंढना है और अपने आंसर को लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों, भावों को अभिव्यक्ति की अवस्था है? संवेग किस अवस्था में सबसे ज़्यादा अपने उच्च स्तर पर होते हैं? संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। इसको किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है। तो ये हमारा आंसर है किशोरावस्था। नोट कर लीजिए, संघर्ष व तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने कहा है। और किशोरावस्था इनकी बुक का नाम भी है। तो इसलिए 17 का हमारा दूसरा हो जाएगा। इस वाली अवस्था में बच्चों में विषमलिंगी आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल का मेल के प्रति।
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक कोऑपरेटिव समस्या समाधान पर बल दिया है? वो कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मतलब कोई समस्या तो उसको मिलजुल कर बच्चे आपस में सॉल्व करेंगे, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सहयोग की जहाँ पर बात आ जाए, समाज के द्वारा सीखने की बात आ जाए, कल्चर के द्वारा सीखने की बात आ जाए, लैंग्वेज के भाषा के माध्यम से सीखने की बात आ जाए, तब उसका हमेशा आंसर क्या होगा? लेव वाइगोट्स्की। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था में बच्चे में सिंपैथी है, सहयोग मतलब एक दूसरे की सहायता करना, सद्भावना की प्रवृत्ति हमारी बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तब ये पाई जाती है हमारी किशोरावस्था में। पियाजे के अधिसंज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, बदला जाता है, जो हमारे स्कीमा हैं, जो हमारी मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, स्कीमा है, इसको जब बदला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्षण कहते हैं, समायोजन कहते हैं, समावेशन कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं समायोजन करना, एकमोडेशन। समावेशन होता सीधे सीधे जब हम बिना अपने स्कीमा को बदले हुए ही चीज़ों को समाहित कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मेरे माइंड में डॉग का स्कीमा बना हुआ है, इसके डॉग के कितनी पूँछें होती हैं? एक पूँछ होती है, 4 टांगें होती हैं, 2 कान होते हैं, मुझे खूब पता है। और जो बिल्ली होती है, जो कैट होती है, भाई इसके भी क्या है? 4 टांगें हैं, 1 पूँछ है, 2 कान हैं, बिल्कुल सेम देखने में लगती है। लेकिन जब बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं, कुत्ता करता है भौं भौं, तो मुझे ये पता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये और कोई चीज़ है। तब हमें अपने स्कीमा में चेंज करना होगा कि ये देखने में कुत्ते जैसी लगती है, लेकिन एक्चुअली ये कुत्ता नहीं, ये और कोई चीज़ है। तब हमको बताया जाता है कि ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। तब स्कीमा में मैंने अपने चेंज कर लिया, तो बच्चे के स्कीमा को हमने बदल दिया। तो इसको कहते हैं समायोजन, एकमोडेशन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, बच्चे जब सही और गलत का निर्णय लेते हैं, तब जो वो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम सहयोग की नैतिकता है, नैतिक तर्कणा है, नैतिक यथार्थवाद है, नैतिक दुविधा कहते हैं। देखिए, समस्या में फंसने को हम नैतिक दुविधा कहते हैं, मोरल डिलेमा कहते हैं। लेकिन समस्या का सलूशन जो हम बताते हैं कि किस प्रकार से हमको क्या चीज़ को चुनना चाहिए, कौन सी चीज़ को हमको नहीं चुनना चाहिए, तो उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। जैसे हिंज वाली कहानी में, अब हिंज है, ये 2 रास्तों पर खड़ा है, इधर जाए कि इधर जाए, चोरी करे या पत्नी को मरने दे, या पत्नी को मरने दे। इसके पास यहाँ पर हिंज खड़ा हुआ है, किधर जाए? चोरी कर ले, या तो वो केमिस्ट के यहाँ से दवाओं की चोरी कर लेता है, या तो पत्नी को मरने देता। तो उसके पास 2 रास्ते हैं, तो इसको तो कहते हैं नैतिक दुविधा। अब 2 में से जिसको एक को भी चुनेगा, चूज करेगा, तो उसके लिए जो कथन देगा, जो तर्क देगा, उन तर्क को ही हम नैतिक तर्कणा कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। तो 21 का दूसरा हमारा सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है? तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो संवेदी प्रेरक चरण अर्थात इंद्रियगामक अवस्था में, पहली वाली अवस्था में आ जाता है, जिसकी एज होती है जन्म से लेके 2 वर्ष।
मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के खंड हैं, इसके पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जो भी हमारे दिमाग में ज्ञान भरा पड़ा है, जो भी आज तक बचपन से लेके हमने सीखा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जीन पियाजे ने पुकारा है? तो जीन पियाजे ने जीन कहा है, परिपक्वन प्रखंड कहा, स्कीमा कहा है, अवधारणाएं या विकास के क्षेत्र। तो जीन पियाजे ने इसको स्कीमा कहा है। क्या कहा है? स्कीमा कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो बच्चे इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता बच्चे करते क्यों हैं? बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं? नहीं। बच्चे स्वभाव से ही बहुत बातूनी होती है, ये भी गलत है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं? नहीं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं अगर किसी चीज़ से खेल रहे हैं तो अपने स्वयं से बात करते हैं कि मेरा खिलौना कहाँ है, किसने रख दिया है, कैसे ये टूट गया, हम इसको कैसे बनाएंगे, आज मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी। तो वो इस प्रकार से जब बच्चे स्वयं से बोल बोल कर बातें करते, वो अपने आप को दिशा निर्देश देते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए बोलते हैं। तो 24 का 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो पहले तो अमूर्त होता क्या? अमूर्त वो चीज़ होती जिसको ना तो हम देख सकें, ना छू सकें, केवल फील कर सकें, वो चीज़ हमारी अमूर्त होती। जैसे सभी कॉन्सेप्ट, अब आपके माइंड में जीन पियाजे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, इसको ना तो हम छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने पढ़ा वो केवल इस चीज़ को फील कर सकता है कि हाँ ये मुझे चीज़ें आती हैं। तो अमूर्त जो है, आ से अमूर्त, आफार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई चौथी अवस्था है। इसकी एज कितनी बताई थी? 11 वर्ष से 18 वर्ष। तो इस अवस्था में बच्चों में औपचारिक संक्रियात्मक मतलब हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार बच्चे के विकास को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? अनुकरण के द्वारा सीखना, ये तो बात स्किनर करते हैं, गलत है। पुनर्वलन के द्वारा, ये भी नहीं होगा। भाषा के बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की जी करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भौतिक विश्व के साथ बच्चों के अनुभव जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस बच्चों के होते हैं, वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बने रहें क्लास में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं आने वाले। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार केवल इतना है, क्या है? भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों को अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती, बहुत कम नहीं, भाषा के विकास में जो संस्कृति होती है इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति में से कोई भाषा सीखते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जो भाषा, देखिए लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों में सबसे पहले भाषा आती है। अगर भाषा होगी तभी वो चिंतन कर पाएंगे, तभी वो कोई चीज़ का विचार कर पाएंगे। और इसका उल्टा जो है वो जीन पियाजे कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले बच्चे क्या करते हैं? पहले बच्चे चिंतन करते हैं, फिर वो भाषा के बारे में सोचते हैं। अब हमारे विकार शुरू हैं। डिसलेक्सिया क्या है? मुख्य रूप से केत से संबंधित डिसलेक्सिया एक पढ़ने संबंधी विकार है जिसमें बच्चे को उल्टा दिखाई देता है। लिखता कुछ है, लिख कुछ जाता है, पढ़ना होता है कुछ, पढ़ लेता है कुछ। यही है हमारा डिसलेक्सिया। जहाँ पर भी आपको डिसवर्ड लिखा मिल जाए, डिस का मतलब खराब होता है, वो चीज़ खराब है, वो चीज़ बेकार है। जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया,
डिस जहाँ पर भी वर्ड मिल जाए तो आप ध्यान रखना, डिस जो वर्ड होगा वो चीज़ अधिगम विकार होगी। गणित को समझने की अशक्तता मतलब कि निर्योग्यता। एक बच्चे को गणित समझने में दिक्कत होती है, वो गणित अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए डिस सभी में लिखा हुआ है। अब डिसमोर्फिया नहीं, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार, तो ये तो होगा नहीं। डिसग्राफिया, ग्राफ हम किस में बनाते हैं? ग्राफ हम का यूज हम करते हैं लिखने के लिए, तो लिखने संबंधी जो विकार है उसको हम डिसग्राफिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? गुणा भाग हम करते हैं गणित में। तो गणित संबंधी जो विकार होता है जिसमें बच्चों को गुणा भाग करने में दिक्कत होती है, जैसे 3 गुणा 4 बराबर 12 वो नहीं कर पाता है, तो बच्चे को डिसकैल्कुलिया है। क्या है? डिसकैल्कुलिया। इसीलिए हमारा 29 का दूसरा सही है। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया, डिस्थीमिया भी एक विकार है। पठन विकार नहीं, पठन विकार डिसलेक्सिया होता है। लेखन विकार क्या होता है? डिसकैल्कुलिया होता है। शब्द जबलिंग विकार जो कुछ नहीं, तो मानसिक गंभीर तनाव की जो अवस्था होती है उसको हम डिस्थीमिया कहते हैं। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? देखिए जब बच्चे को भ्रम हो जाता है कि उसका शरीर है, उसके शरीर के कुछ अंग छोटे बड़े हो गए हैं, पूर्ण परिपक्व नहीं है, उसकी लंबाई कम है, उसका वजन कम है, इस प्रकार से अगर बच्चे को मानसिक भ्रम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिसमोर्फिया। डिसकैल्कुलिया, फिर रिवीजन कीजिए। डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी है, बिल्कुल आपका यही तैयार हो जाएगा, ठीक है। और डिस्थीमिया क्या? मानसिक विकार है या भ्रम है, तनाव की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? मौखिक रूप से सीखने की जो अशक्तता का मतलब होता है दिव्यांगता या विकलांगता या अधिगम विकार कौन सा है? डिसग्राफिया लिखने संबंधी, डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी, तो इसको हम कहते हैं डिसफेजिया। डिसलेक्सिया तो हो गया हमारा पढ़ने संबंधी, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा अफेजिया। अफेजिया जो होता है जब मौखिक रूप से हमको भाषा को सीखने में दिक्कत होती है तो उसको हम कहते हैं अफेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति के कोई दिमाग में कोई कमी बन गई है जिसके कारण उसको सीखने में या तो पूरी तरह से या कम रूप से प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं अफेजिया। डिसलेक्सिया नहीं, डिसफेजिया, डिसकैल्कुलिया, तो उसको हम कहते हैं डिसफेजिया। डिसफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी और डी में अंतर नहीं कर पाता तो उस बच्चे को कौन सा विकार होगा? दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, मानसिक क्षय, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। लेकिन डिसलेक्सिया क्या है? एक अधिगम विकारता, सीखने में हमारी अक्षमता है, तो इसका आंसर इनडायरेक्टली रूप से 34 का बी होने है, सीखने में अक्षम। डिसग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित? तो डिसग्राफिया ग्राफ किस में बनाते हैं? गणित में, तो ये हमारा हो जाएगा सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, तो ये हमारा हो जाएगा लिखने में। सॉरी, डिसकैल्कुलिया होता है गणित में, डिसग्राफिया ग्राफ बनाते हैं लिखने में, तो डिसग्राफिया हमारा लिखने संबंधी विकार है। डिस्प्रेक्सिया,
डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी जिसका संबंध है हृदय से, तंत्रिका तंत्र से। सीधे इसके आंसर पर आते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क में कमी के कारण डिस्प्रेक्सिया रोग हो जाता है। अब हम हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर पढ़ेंगे। गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है, पहले देखिए पढ़ लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। सामाजिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक, म्यूजिकल। ठीक है, तो इसमें लॉजिकल मैथमेटिकल गणितीय बुद्धि संबंधित है। किससे संबंधित है, बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर, नाम ध्यान रखना। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। अर्थात अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। अर्थात व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती हैं। इसमें अगर 10 व्यक्ति अगर हमने बनाए तो 10 व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। 1983 में 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। हार्वर्ड गार्डनर की बुक ले लीजिए, द एबिलिटी ऑफ माइंड, द एबिलिटी ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 40, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों की पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। देखिए पेड़ पौधे किससे संबंधित, प्रकृति से, तो गणितीय बुद्धि तो होगी नहीं, अब भाषाई बुद्धि भी नहीं होगी, स्थानिक बुद्धि भी नहीं होगी। तो पेड़ पौधों से संबंधित, पशुओं से संबंधित जो बुद्धि होती है इस व्यक्ति में, उसमें को होती है प्राकृतिक बुद्धि, जिसमें किसान है, शिकारी हैं और जो भी लोग जंगल में रहते हैं वो लोग आ जाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक। तो एयरपोर्ट चालक बनने के लिए एयरफोर्स पायलट बनने के लिए हमको गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती, जो कि खिलाड़ियों में होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में क्या उद्देश्य है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, अपना बोध, आत्म माने स्वयं का बोध माने जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए जिस बुद्धि का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उस बुद्धि को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक, आध्यात्मिक या भाषा विषयक। देखिए आध्यात्मिक तो बुद्धि कोई दी ही नहीं, इसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक, जिसमें हमारे महावीर थे, गौतम बुद्ध थे और नेल्सन मंडेला वगैरह। नहीं, नेल्सन मंडेला तो इसमें नहीं आएंगे, वो तो अंता में आ जाएंगे, वो इंटरपर्सनल में आ जाएंगे। ये है हमारी इंटरापर्सनल, जिसमें हमारे फिलासफर्स वगैरह आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की एक आलोचना कौन सी है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध करती हैं। नहीं, ये व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। गलत। ये अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती, ये भी गलत है। तो इसका जो पहला वाला है यही जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन, अब मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है, सत्र की समाप्ति के बाद होता है, जिसमें हमारे एनुअल एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं,
जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका सीधा सा आंसर है योगात्मक मूल्यांकन। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? जो बच्चे पढ़ने में फेल हो जाते हैं उनकी कमी का जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको हम कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और वर्ष के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है? वो होता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, कैसा होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन? बहुआयामी। चाहे विद्यालय आधारित हो कैसा भी हो, मूल्यांकन हमेशा जो होगा वो बहुआयामी होगा, मल्टी डायमेंशनल ही होगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, खेल गतिक सभी प्रकार का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का मतलब क्या है? व्यापक शब्द से आप क्या समझते हैं? एक बार के कार्यक्रम के बदलते निरंतर मूल्यांकन गलत। छात्र के शैक्षिक और शैक्षिक एजुकेशनल किसी भी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना। तो 47 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। सीधे आंसर पर हम बात करेंगे। विद्यालय आधारित आकलन कैसा होना चाहिए? परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित होता है। क्या आकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रित प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन बढ़ाने का प्रयास करता है। केवल कागज पेंसिल द्वारा आकलन क्या करता है? समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, सकल आकलन को सीमित करता है। देखिए जो पेपर पेंसिल टेस्ट हमारे होते हैं वो आकलन को सीमित करते हैं। तो 49 का हमारा चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अब हमारी समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए। तो पृथक्करण की बात नहीं करता, मुख्य धारा शिक्षण सब गलत, एकीकृत शिक्षण। तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा क्या है? इसका मतलब क्या? समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको शिक्षा। केवल जिसमें केवल वगैरह लिखा होता है वो ऑप्शन गलत होता है। जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा नहीं, असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा, ये भी गलत। तो इसमें हमारा दूसरा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के पीछे सिद्धांत क्या है? अंतर्निहित विचार क्या है? बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। तो ये पृथक करना गलत होता है, इस प्रकार से आंसर हमको कट कर देना है। बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान नहीं, उनकी सीमाओं की पहचान हमको नहीं करनी है, नामांकित उनको नहीं करना है। अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान नहीं, विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का हमको प्रावधान नहीं करना है। दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यही है हमारे समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता व समान अवसर, सब पढ़ें सब बढ़ें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा, चाहे वो अमीर परिवार का बच्चा हो या वो गरीब परिवार का बच्चा हो। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को शामिल किया जाता है? सामान्य और विशिष्ट बालक। देखिए आप इसको इस प्रकार से याद रखें, जैसे ये हमारी क्लास है तब इसमें सामान्य बच्चे भी बैठे हैं, ये सामान्य बच्चे बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे हमारे जो हैं
विशिष्ट बच्चे बैठे हुए हैं जिनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया है, और प्रतिभाशाली बच्चे भी विशिष्ट बच्चे ही होते हैं। तब आई बराबर जी प्लस यस लिख लीजिए। आई का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जी बार जनरल सामान्य बालक, सामान्य बालक, यस पर स्पेशल या विशिष्ट बच्चा। एक ही क्लास में जब दोनों प्रकार के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं तो उस क्लासरूम को समावेशी कक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ठीक है। डाइवर्सिटी को एक उत्सव के रूप में लेती है, संसाधन के रूप में लेती है। सभी बच्चों की भाषाएं हैं, धर्म हैं और संस्कृति है, इन सभी को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी वंचित से आता हो, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सभी प्रकार की विविधताओं को शामिल करती है समावेशी शिक्षा। यह विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वो कौन सी शिक्षा? विषय शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समान शिक्षा प्राप्त करने का सभी को अधिकार है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बदलना है, किस चीज़ को कहाँ से कहाँ बदलना है, हमें बदलना है। किसको बदलना है? बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बच्चे को बदलना है, नहीं, परिवेश, परिवार, व्यवस्था। हमको जो स्कूल है, जो व्यवस्था है, उसको बदलना किसके अनुसार? बच्चे की आवश्यकता के अनुसार। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये एक टैगलाइन है, वाक्य है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? एक प्रचार वाक्य कौन सी शिक्षा के लिए? सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो इसका नाम है हमारी समावेशी शिक्षा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से हमेशा तैयार करना चाहिए, बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, मतलब अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, गलत, जबकि भागीदारी होनी चाहिए। अलगाव नहीं, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता, हमको संवेदनशीलता रखनी चाहिए सभी बच्चों के प्रति। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको क्लास, इसके बारे में ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। जो भी लोग नए हों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर कर दें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।